हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो लगातार आप कार्बन और उसके यौगिक पार्ट चौथा क्लास 10वीं विज्ञान का देख रहे हो। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद भी आ रहा होगा। कमेंट नहीं कर रहे हो इसका मतलब पसंद आ रहा होगा। और लगातार आप देख नहीं रहे होगे। अब हम उसी में कल संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। का हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ये दो प्रकार के थे, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त में हमने देखा था कि ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे उनका नाम दूसरा नाम ले लिया जाए तो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है तो उन्हें एल्केन लिया जाता है। और उनका सूत्र भी हमने देखा था CnH2n+2 था। अब दूसरी तरफ हम देखें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला होगा कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है तो उनको एल्कीन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एल्कीन समूह। और एल्कीन समूह का सूत्र होता है CnH2n। तीसरा हमने देखा था टाइप, यानी उस प्रकार से देखे तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य तीन तीन बंध पाए जाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या हमने देखा था कि इसका सूत्र निकालने का फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2। तो यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे, पहली सब हेडिंग या छोटी हेडिंग है विषम परमाणु। क्या है? विषम परमाणु। परिभाषा देखेंगे विषम परमाणु की। विषम परमाणु की परिभाषा ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले समूह को या तत्वों को क्या कहते हैं? विषम परमाणु। आगे देखेंगे विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूह से उपस्थित होते हैं या समूह में उपस्थित। अब भाई नाम आया प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह। अब प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा देखेंगे। ये विषम परमाणु और वे प्रक्रियात्मक समूह जिनमें उपस्थित होते हैं यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करने वाले हैं या विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये गुण है कार्बन श्रृंखला की लंबी कार्बन श्रृंखला की लंबी और प्रकृति पर निर्भर करते हैं। फलस्वरूप ये प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके इनकी संयोजकता के द्वारा प्रक्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला द्वारा जुड़े होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? पहला तो देखो आप योगी इस प्रकार विषम प्रकार यानी विषम परमाणु है। यहाँ पर सारणी है कुछ इस प्रकार की विषम परमाणु एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है? यौगिकों के प्रकार, यौगिकों के प्रकार। उसके बाद क्या है? तीसरा टाइप है प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला। प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला, फॉर्मूला प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला। पहला देखेंगे तो क्लोरो ब्रोमो बोला जाता है, ClBr। अब यौगिकों के प्रकार, इन्हें हेलो एल्केन बोला जाता है या हेलोजन समूह बोला जाता है। हेलो, क्लोरो और ब्रोम, क्लोरो और ब्रोमो। उसके आगे बात कर लेते हैं, इन ये एल्केन होते हैं। दूसरा ऑक्सीजन के कुछ समूह होते हैं। दूसरा क्या? ऑक्सीजन के कुछ समूह होते हैं। ऑक्सीजन के समूह कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। पहला होता है एल्कोहल, एल्कोहल या एल्कोहल बोला जाता है। दूसरा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तीसरा कीटोन, कीटोन। और चौथा, चौथा कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। अब एल्कोहल में क्या लिया जाता है? इसमें तो Cl जोड़ा जाता है या Br जोड़ा जाता है हाइड्रोजन के स्थान पर। अब एल्कोहल में OH जोड़ा जाता है। ये फॉर्मूला है, क्या जोड़ा जाता है? अब एल्डिहाइड में CHO,
सी एक तरफ एच है, एक तरफ डबल बॉन्ड ओ है। अब उसके बाद कीटोन में सीओ इस प्रकार जुड़ता है कुछ। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच कुछ इस प्रकार सी ओ एच बोला जा सकता है। यानी कीटोन में सीओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल में सी ओ एच। और पहचान करने का फॉर्मूला होता है एक आप प्रक्रियात्मक समूह पहचान करने का, और ये कब होगा जब इसमें देखते हैं तो ओ एच एल्कोहल में एल्डिहाइड में सी एच ओ, और कीटोन में सीओ, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में सी ओ एच। इसके बाद हम सजातीय श्रेणी देखेंगे। कौन सी श्रेणी? समजातीय, समजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी की परिभाषा देखेंगे। अतः यौगिकों को ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हेलो हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं तो इसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को अगर एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। किस प्रकार? देखो एग्जांपल CH4 C2H6, तो इनके मध्य अंतर कितने का है? 6 हाइड्रोजन में से 4 घटाने पर कितने बचते हैं? 2। और H 2 सी में से 1 सी घटाने पर, यानी कहने का मतलब इसमें अंतर कितने का है? CHO का। उसी प्रकार हम इसके, और ये तो है मेथेन और एथेन में, और अब एथेन और प्रोपेन में देखेंगे तो अंतर समान होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सजातीय या समजातीय श्रेणी में है। C3H8, तो इसमें भी अंतर देखने पर, यानी इसमें से सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाने पर अंतर कितने का होता है? CH2 का ही अंतर होता है। हम कह सकते हैं कि यह समजातीय श्रेणी में है। अब इसके आगे बात कर ली जाए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यू क्या है? यूनिफाइड द्रव्यमान इकाई। अब इसके आगे जब किसी समजातीय श्रेणी आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ते हुए आणविक द्रव्यमान के बढ़ते हुए या आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती है। इसे विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणों भी इसी प्रकार क्रमबद्धता दर्शाते हैं। प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी के एक समान बना रहे हैं। अब इसके आगे कार्बन श्रृंखला का नाम पद्धति। हम नामांकन किसी भी वस्तु का हो या किसी व्यक्ति का हो या किसी जानवर का हो नामांकन करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सजातीय श्रेणी में कार्बन श्रृंखला का नामांकन करना सीखेंगे। तो कंटिन्यू बने रहे आप, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आप किसी भी स्कूल से हो या कहीं से भी देख रहे हो, अगर आप 10वीं बोर्ड में हो और आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है या आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही हम प्रोजेक्ट या फिर उनको क्या बोला जाता है, डेस्क वर्क भी सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। समझ आ रहा है? डेस्क वर्क भी प्रत्येक दिन ये एक पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे आंसर सहित, और आपको PDF के रूप में भी दे दिया जाएगा अगर आपको चाहिए है तो। अब नामांकन, कार्बनिक यौगिकों का नामांकन। कार्बन कार्बन यौगिकों यौगिकों का नामांकन या नाम पद्धति। कार्बनिक यौगिकों का नामांकन। तो कार्बनिक यौगिकों का नामांकन में दो चीजें ध्यान रखनी होती है, एक अनुलग्न और एक पूर्व लग्न। एक तो होता है अनुलग्न, अनुलग्न, एक होता है पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। अनुलग्न पीछे की तरफ लगता है, पीछे जुड़ता है, पीछे जोड़ा जाता है। और पूर्व लग्न आगे जोड़ा जाता है। पूर्व लग्न क्या? आगे जोड़ा जाता है। अब इसमें आगे कुछ पढ़ेंगे हम।
जिन प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लगन उपसर्ग, पूर्व लगन को क्या बोला है? उपसर्ग। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं। और जैसे आपने उपसर्ग और प्रत्यय में देखा होगा, याद रखने का ट्रिक, प्रत्यय पोष में और उपसर्ग मूस में। मूस में का मतलब आगे और प्रत्यय का मतलब आगे, यानी यहाँ पर पूर्व लगन आगे जोड़ा जाएगा और अनुलग्न पीछे जोड़ा जाएगा। उसके आगे जैसे क्रियाकलाप में एल्कोहलों के नाम है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। निम्न विधि के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिकों का नामांकन करते हैं। नामांकन करने के लिए 4 पॉइंट दे रखे हैं, उनको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। पहला, यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्या करना है? काउंटिंग करनी है कि कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है। 3 कार्बन वाले यौगिकों का नाम प्रोपेन होगा। प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में पहले पूर्व लगन अथवा अनुलग्न के साथ यौगिकों के नाम को दर्शाया जाता है। पहले पूर्व लगन तथा अनुलग्न के साथ प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति को दर्ज किया जाता है। अब है प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तथा यदि प्रक्रियात्मक समूह में अनुलग्न ए ई आई ओ यू से प्रारंभ यानी स्वरों से प्रारंभ हो रहा है तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत में ई हटाकर उसे समुचित अनुलग्न लगाकर समायोजित करते हैं। कीटोन समूह है कि 3 कार्बन श्रृंखला को हम निम्न विधि द्वारा प्रोपेन की जगह ई की जगह ओ एन ई लगाते हैं तो प्रोपेन नॉन हो गया है। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में अंतिम ए एन ई ईन लगाते हैं तथा दूसरा वाई एन ई आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वापस देखो, एल्केन, एल्केन में पीछे क्या लगते हैं, यानी अनुलग्न क्या लगेगा? अनुलग्न एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। एल्कीन में, एल्कीन में अनुलग्न, अनुलग्न क्या लगेगा? ईन लगेगा। एल्काइन में, एल्काइन में अनुलग्न क्या लगेगा? आइन लगेगा। आइन। इसे तो ई एन ई, इसे वाई एन ई और इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर एन लगेगा, लेकिन अगर स्वर हो ए ई आई ओ और यू तो ई को हटाकर क्या करना है? ई को तो हटा देना और ओ एन ई लगा देना है। समझ में आ रहा है? तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अब आपको कुछ एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखना और इन 4-5 पॉइंटर जो अभी बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको नामकरण सीखना है। एग्जाम्पल लेंगे, 2-3 एग्जाम्पल सोल्व करने पर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार नाम लिखा जाता है या पढ़ा जाता है जो भी। पहला हेलोजन का है। पहला हम प्रकार पढ़ेंगे हेलोजन में, हेलोजनों का नामांकन। हेलोजन, हेलोजन में क्या है? पूर्व लगन क्या लगता है? पूर्व लग्न या तो क्लोरो लगेगा या ब्रोमो, क्लोरो या ब्रोमो, इन दोनों में से कोई लगेगा। अब हम देखते हैं कोई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एक एक एग्जाम्पल सभी का देखते हुए चलेंगे। 1 2 3, 3 कार्बन की देख लेते हैं और इस तरफ क्या जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा हो। और बाकी जगह क्या? ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके प्रक्रियात्मक समूह है जो कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके लगा है। बाकी जगह क्या है? हाइड्रोजन है। तो पहले तो हम क्या करते हैं? कार्बन श्रृंखला गिनते हैं कि कितने कार्बन की श्रृंखला है। तो 1 2 और 3 कार्बन की श्रृंखला है। 3 कार्बन की श्रृंखला है तो पूर्व लगन पहला जुड़ता है, तो पूर्व लगन क्या है? क्लोरो, लिख दो क्लोरो। 3 कार्बन को क्या पढ़ा जाता है? प्रोप, क्लोरो धन प्रोप। अब ये देखना कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं? और लास्ट में क्या आ रहा है? एन अनुलग्न लगेगा। तो नाम क्या बना? क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन।
समझ में आया या नहीं? बिल्कुल आया होगा। आगे दूसरा देखेंगे, कोई ब्रोमो का एग्जाम्पल देखेंगे। ये क्लोरो का था, दूसरा ब्रोमो का। ये क्या है, पूर्व लग्न है या अनुलग्न है? अनुलग्न भी बोला, अनुलग्न है सॉरी, पूर्व पूर्व लग्न है। पहले लगने वाले पूर्व लग्न है और बाद में लगने वाले अनुलग्न है। तो ये पूर्व लग्न है। अब ब्रोमो का देखेंगे। ब्रोमो में आप 4 कार्बन की श्रृंखला ले सकते हो, फिर Br जोड़ दो। ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके लगा है, बाकी जगह शेष जगह क्या हाइड्रोजन ही लेना है आपको। बाकी जगह H जोड़ दो। अब आपको क्या करना है, कार्बन श्रृंखला गिननी है। 4 कार्बन की श्रृंखला है, यानी पूर्व लगन क्या लगेगा, ब्रोमो। ब्रोमो लिख दो। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, धन ब्यूट। और एन, तो क्या हुआ, नाम क्या हुआ, ब्रोमो ब्यूटेन। ब्रोमो ब्यूटेन, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे ऑक्सीजन वाले देखते हैं। ये तो हेलोजन के थे, दूसरा प्रकार देखते हैं अब, ध्यान में रखना और आपको समझ में आ रहा होगा। एल्कोहल का देखते हैं, इसके आगे वाला प्रकार कौन सा है, एल्कोहल। एल्कोहल। अब एल्कोहल में अनुलग्न लगेगा, क्या लगेगा, अनुलग्न है। एल्कोहल में ओल लगेगा, हिंदी में बोले तो ओल। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, 3 कार्बन का ही ले लो और OH जोड़ दो। OH इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जिसे पता चलता है कि ये एल्कोहल समूह से है। बाकी जगह क्या, H जोड़ दो। बाकी जगह H जोड़ देने पर हम वही करते हैं। अब ये अनुलग्न है, तो 3 कार्बन को क्या कहते बोलते हैं, प्रोप। प्रोप। और ओल में ओन लगाना है पीछे, क्यों, AEIOU में आ रहा है ओल, तो क्या होगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। अब उसके आगे वाला देखेंगे, एक एक एग्जांपल ही देखेंगे। अब एल्डिहाइड का देख लेंगे। किसका देखेंगे, तीसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में आपको पता होगा अनुलग्न क्या लगेगा, एल्डिहाइड में अनुलग्न क्या लगता है, एल। हिंदी में बोले तो एल। एग्जाम्पल देख लो एल्डिहाइड का, 4 कार्बन का। और इसकी पहचान करने के लिए क्या कर लगाता है, CO। इसकी पहचान करने के लिए क्या लगाया जाता है, C डबल बॉन्ड OH। तो आप पहचान सकते हो कि अगर CHO जोड़ा है तो एल्डिहाइड समूह है। कौन सा समूह है, एल्डिहाइड। अनुलग्न ध्यान में रखना है आपको। कार्बन की श्रृंखला गिनो, 4 कार्बन की है। और 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, ब्यूटेन। एल की जगह ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनेल। अब इसके आगे हम देखेंगे ये चौथा प्रकार। एल्डिहाइड का नामकरण देख लिया, इसके पहले एल्कोहल का देख लिया, इसके बाद है कीटोन का नामकरण। चौथा कौन सा है, कीटोन। अनुलग्न क्या लगेगा, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ओल लग रहा है, इसमें क्या लगेगा, ओन। ओन। कीटोन का एग्जांपल देखो, कीटोन का प्रोपेन, 3 कार्बन की श्रृंखला, कीटोन ऐसे ही जुड़ता है। अब इसका शाकित रूप देखें, शाकित रूप किस प्रकार होगा, 1H, 2H, 3, 4, 5, ये 6। तो पहले
पहचानना है। तो CO समूह कौन सा होता है? कीटोन समूह होता है। कीटोन में ओन अनुलग्न लगता है, 3 कार्बन की श्रृंखला को प्रोपेनॉन, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन। आगे वाला समूह देखते हैं। ये नामांकन बहुत ही अच्छी है, नामांकन पूछे भी जाते हैं, नामांकन आपको आने भी चाहिए। इसके बाद कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह में हमने देखा है, कार्बोक्सिलिक समूह में अंत में क्या आता है? COOH अगर आ रहा है तो वो कार्बोक्सिलिक समूह से होगा। कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें अनुलग्न क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक समूह में ओइक अम्ल। अनुलग्न क्या लगेगा? ओइक अम्ल। लास्ट में सूत्र है, यानी श्रृंखला में देखेंगे तो COOH जुड़ा होता है। इसका भी एक एग्जांपल देखकर लिख लेते हैं या देख लेते हैं। 4 कार्बन का देख लो। ये OH आपको नहीं देखना है, ये दोनों देखने हैं। दोनों देखने पर क्या बनता है? COOH। शेष जगह क्या लिखोगे? हाइड्रोजन। काउंट करो, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूट और ओइक अम्ल अनुलग्न लगाना है। ब्यूटे ब्यूटेनोइक अम्ल। और 3 कार्बन की होगी तो प्रोपेनोइक, 5 कार्बन की पेंटेनोइक, 6 कार्बन की हेक्सेनोइक, 7 की हेप्टेनोइक, 8 की ऑक्टेनोइक अम्ल बनेगा। अब इसके आगे वाला प्रकार हम देखेंगे, 6 वाला एल्कीन समूह। कौन सा? ये तो था संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामांकन। अब एल्कीन समूह देखेंगे। एल्कीन समूह का नामांकन किस प्रकार किया जाता है? एल्कीन में क्या जोड़ा जाता है? एल्कीन एल्कीन में क्या जोड़ा जाता है? ENE, इन जोड़ा जाता है। एल्कीन में ENE जोड़ा जाता है तो हम 3 कार्बन की श्रृंखला देख लेते हैं। एक हमें पता है कि एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो वे एल्कीन समूह है। तीन कार्बन को गिनो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन और प्रोपीन, यही होगा। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। समझ आ रहा है? अब इसके आगे एक है एल एथेन, यानी एल एल्काइन, सॉरी, ये संतृप्त में एल्केन देख रहे थे इतनी देर, फिर ये आया एल्कीन। अब आगे कौन सा आ रहा है? एल्काइन। फिर हम एक बार वापस समझाएंगे आपको। एल्काइन, एल्काइन में अनुलग्न क्या लगेगा? आइन या YN, YNE। अब इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं 4 कार्बन का। C C C, 3 बॉन्ड, यानी 4 कार्बन की श्रृंखला है। फिर क्या, एक हाइड्रोजन इस तरफ, इसके पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, एक इस पर। अब आपको ध्यानपूर्वक देखना है, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या होगा? ब्यूटाइन। अरे आइन लगता है तो ब्यूटाइन हुआ। अब मैं आपको वापस बताऊंगा, एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखना कौन सा अनुलग्न लगता है। अब कार्बन यौगिकों का नामांकन करते हैं तो पहले हेलोजन समूह आता है। हेलोजन परिवार में 2 होते हैं, क्लोरो और ब्रोमो। इसमें पूर्व लगन लगेगा। पूर्व लगन का मतलब कोई नाम लिखने से पहले। क्रोमो क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, इस प्रकार। फिर ब्रोमो से जोड़े तो ब्रोमो एथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो पेंटेन और ब्रोमो हेक्सेन। वो अब उसके बाद दूसरा आता है एल्कोहल, यानी ऑक्सीजन का समूह कौन सा है? एल्कोहल। अब किसी में भी पूर्व लगन नहीं लगेगा, अब अनुलग्न लगेगा। अनुलग्न का मतलब, यानी एल्कोहल की बात कर ली जाए तो इसकी पहचान है, कार्बन श्रृंखला में OH आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पीछे OH आना चाहिए, तो हम समझ जाते हैं क्या एल्कोहल समूह है। और उसमें अनुलग्न क्या लगाते हैं? ओल। दूसरी बात कर लेते हैं, तो इसमें कौन से बनेंगे? प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल
अब उसी प्रकार तीसरा एल्डिहाइड की बात कर दी जाए तो एल्डिहाइड में अनुलग्न एल लगेगा, ए एल। अब अनुलग्न एल लगेगा तो इसकी पहचान क्या होगी एल्डिहाइड की? एल्डिहाइड की पहचान होगी CHO समूह जुड़ा होना चाहिए। कौन सा? CHO। CHO समूह होगा तो हम कह देंगे एल्डिहाइड है। पहला प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, पेंटेनेल, हेक्सेनेल, कुछ इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल होंगे। चौथे की कीटोन की बात कर ली जाए तो पीछे ओन आ रहा है, इसका मतलब अनुलग्न पीछे वाला ही लगता है। कौन सा? ओन। और इसकी पहचान कर दी जाती है तो कार्बन श्रृंखला में ON CO समूह से जुड़ी होनी चाहिए। अगर कार्बन श्रृंखला के बीच में CO समूह जुड़ा है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ये कीटोन परिवार से है। और कीटोन परिवार से होने से हम क्या करेंगे और किस प्रकार एग्जाम्पल देखेंगे? प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, पीछे क्या लगाना है? ओन समूह लगाना है। चौथे की बात कर ली जाए तो चौथा कौन सा है? ये था कीटोन। पांचवा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें अनुलग्न क्या लगेगा? ओइक अम्ल। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कार्बन श्रृंखला के पीछे COOH जुड़ा होता है तो हम देखते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक समूह सही है। अब इसमें बात कर ले मेथेनोइक अम्ल, जो चिट्टी के डंक में पाया जाता है या मधुमक्खी के डंक में, मेथेनोइक अम्ल। फिर एथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल और हेक्सेनोइक अम्ल। छठवें की बात कर ली जाए तो ये एल्कीन। इतने देर हम क्या पढ़ लेते हैं? एल्केन। अब एल्कीन ENE इसमें अनुलग्न लगता है। ENE लगाने पर और ये पहचान, इसकी पहचान किस प्रकार करते हैं? कार्बन श्रृंखला में एक वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड आना चाहिए। डबल बॉन्ड आता है तो हम क्या करते हैं? ब्यूटीन, पेंटीन, प्रोपीन, एथीन, मेथीन, इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल होते हैं। लास्ट की बात कर ली जाए तो एल्कोइन। एल्काइन यानी कार्बन श्रृंखला के मध्य एक ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम लगन YNE या आइन लगाते हैं। ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, प्रोपाइन, जो भी है। तो उम्मीद करेंगे कि ये नामांकन आपको समझ में आया होगा। अब हम नामांकन से आगे बढ़ते हैं। नामांकन से आगे बढ़ने पर कुछ एक क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको पढ़कर बताएंगे, या फिर जो जिनका नामांकन लिखना होगा तो नामांकन करके भी बताएंगे। आप कंटिन्यू क्लास में शुरू से लास्ट तक देखें और देखने पर आपको इंटरेस्ट भी आएगा और क्लास भी रोचक है, क्योंकि हम बहुत ही बड़ी बड़ी क्लास लेकर आ रहे हैं। यानी लगभग 1 घंटे के करीब, कभी 50 मिनट की तो कभी 43 मिनट की। और वीडियो शूट करने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर आपके लिए तो करना तो पड़ेगा ही। अब बोलता है पहला क्वेश्चन, पेंटेन के लिए संरचनात्मक समावयवता बनाओ। पेंटेन के लिए तो पेंटेन में 5 कार्बन आते हैं, 3, 4 और 5। अब पेंटेन की वो देख लो, CH3, CH2, 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 फिर क्या आएगा? CH3। तो ये पेंटेन हुआ। 3, 2, 5, 5 कार्बन है। और 5 कार्बन में पेंटेन की संरचना बनाते हैं तो पहले सरल संरचना और फिर समावयवता भी बनाएंगे, संरचनात्मक समावयवता। देखो देखे कितनी बनती है। पहली, दूसरी किस प्रकार बनते हैं? चलो रुको, इसको इस 2 नंबर वाले कार्बन पर जोड़ो तो इसके एच कंप्लीट करो। दूसरी इस प्रकार बना सकते हैं। तीसरे किस प्रकार बनाओगे? तीसरी को आपको इस तरफ जोड़ना है। फिर चौथी किस, ये ऊपर जुड़ा है तो नीचे जोड़ देना है। फिर पांचवी किस, इस प्रकार। तो कितनी बनी? 1, 2, एक यहाँ पर वाली बनाओगे तो 3, एक नीचे वाली इस तरफ 4 और इस तरफ 5। तो इसमें कितनी बनेगी? 5 श्रृंखला या समावयवता बनेगी, समावयवता। तो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल समावयवता बता दी थी आपको और क्वेश्चन आप सोल्व करते रहो साथ के साथ, अभ्यास वाले भी देखते रहना। दूसरा है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं?
तो एक तो संकलन और एक चतुसंयोजकता याद नहीं है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। साइक्लोपेंटेन का हम तो सूत्र ही देखेंगे, संरचना आप बना सकते हो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। साइक्लोपेंटेन की तो साइक्लोपेंटेन कुछ इस प्रकार होता है। अब इसमें दो दो हाइड्रोजन जोड़ते जाओ, क्या करोगे, और दो दो हाइड्रोजन क्यों जोड़ते हैं, एक दो तीन चार बंद बनाएंगे तो चार इसकी क्या होगी, चार वो कंप्लीट हो जाएगी संयोजकता, क्योंकि चतुसंयोजक बोला था ना आपने। कुछ इस प्रकार बनेगी और इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो शब्द आता है तो इसका मतलब उसको सर्कल या गोले के रूप में या वलय के रूप में बनाना है, और आप वैसे होशियार हो ही। अब आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न यौगिकों के संरचना चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, दो कार्बन आ रहा है, इस कार्बन से क्या जोड़ेंगे, इसके चार बंद पूरे हो रहे हैं, इसके एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, तो ये क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। और फिर ब्रोमोपेंटेन, पांच कार्बन में चार और पांच और ब्रोमो जोड़ दो, तो ब्रोमोपेंटेन की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। सूत्र के रूप में भी इसे देख कर लिख सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा और हम बहुत ही अच्छे लेवल पर आपको पढ़ा रहे हैं। अब उसके बाद आप बना सकते हो ब्यूटेनॉन। नॉन का मतलब क्या आ रहा है पीछे, ऑन, ऑन को इसमें आता है कीटोन समूह में, और ब्यूटेन का पूछा है तो बीच में एक कार्बन सीओ समूह लगता है, तो आप बना लेना। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न यौगिकों के नामांकन किस प्रकार करोगे। वेरी गुड, अब नामांकन करके बताएंगे आपको, दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। हम साथ के साथ बीच वाले क्वेश्चन तो करा रहे हैं, लेकिन अभ्यास क्वेश्चन आप ही करोगे, वैसे तो करवाए हुए हैं आपको पहली बार, दूसरी बार रिविजन चल रहा है, इसमें आपको बार बार नहीं करना। पहला दे रखा है CH3, CH3 CH2 Br, यही दो कार्बन श्रृंखला है। ब्रोमो पहले जोड़ दो, ब्रोमो, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन, ब्रोमो एथेन, तो ये नाम हुआ। दूसरा सी हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और ओ, सीओ समूह जुड़ा है। सीओ समूह को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सीओ को, कीटोन। और ये पहला है तो इसमें अनुलग्न ऑन लगेगा, मेथे, मेथेनॉन, एथेनॉन। अब उसके आगे बढ़ा एथाइन का, एल्काइन का, सॉरी एल्काइन का कोई है तो कितनी कार्बन की श्रृंखला है, दो चार छह, हेक्से, हेक्साइन, तो इसका डायरेक्ट हेक्साइन, इसको क्या बोलेंगे, छह कार्बन को हेक्साइन। समझ आ रहा। अब हम आगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म देखने वाले हैं। कार्बन यौगिकों के क्या रासायनिक गुणधर्म, तो देखो फिर, ये नामांकन पढ़ लिया, क्वेश्चन भी कर लिए, समझ में भी आ चुका होगा आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता देना। कार्बन यौगिकों के, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म देखो किस प्रकार है रासायनिक गुणधर्म। पहला है दहन, सभी अपरूप कार्बन ऑक्सीजन के में दहन करके उष्मा तथा प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सभी क्या अपरूप कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक की प्रचुर मात्रा में उष्मा एवं प्रकाश मुक्त होता है। तो समीकरण है देखो, C+O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई कार्बन को जलाना है तो क्या बनेगा, CO2, और साथ में क्या, उष्मा। दूसरा प्रकाश और उष्मा, CH4 जो कि प्राकृतिक गैस होती है, उसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। जलाने पर क्या होगा, CO2 प्लस H2,
और ऊष्मा और प्रकाश ध्यान रखना। फिर क्या, CH3 CH2OH, एथेनॉल। एथेनॉल को क्या करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। एथेनॉल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या देता है, CO2 प्लस H2O और ऊष्मा और प्रकाश, जो आप आगे देखेंगे। अब इसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यधिक काले धुएं के साथ या पीली ज्वाला निकलेगी। इसमें भी ध्यान रखना आपको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो एकदम स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, लेकिन अगर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हमने वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है। उसके आगे वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कजली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं और इनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। अब आगे सुनो, यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हैं हुए दिखाई दे तो अर्थात इसका अर्थ क्या है, वायु छिद्र अवरुद्ध हो चुके हैं, अर्थात ईंधन का व्यय या व्यर्थ हो रहा है, ईंधन क्या खराब हो रहा है। उसके आगे, कोयले एवं पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इसके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है और पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कोयले और पेट्रोलियम के बारे में, कुछ देर का है जो कि हमारे लिए, पहला था दहन। रासायनिक गुणधर्म में पहला क्या सा था, दहन। दूसरा है ऑक्सीकरण, पहला तो हमने देखा दहन, दूसरा क्या देखने वाले हैं, ऑक्सीकरण। दूसरा टाइप है ऑक्सीकरण, या दूसरा पॉइंट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है, दहन करने पर कार्बन यौगिक की सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इन पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया भी होती है जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। किस प्रकार देखेंगे, समीकरण के माध्यम से एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना। तो ये क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल को, अब एक शब्द आएगा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक को यहाँ लिखा जाता है ये KMnO4 की उपस्थिति में या K2Cr2O7 की उपस्थिति में CH3COOH में बदला जा सकता है, यानी एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में बदला जा सकता है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। ऑक्सीकारक, जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, यानी ये KMnO4 और K2Cr2O7, इनके नाम याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों उत्प्रेरक भी बोला जा सकता है। तीसरा इसमें गुण आ रहा है संकलन का। संकलन अभी क्रिया बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, हमने आपको अच्छे से बताया उदाहरण सहित। संकलन अभिक्रिया प्लेडियम तथा निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिसके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते। निकल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतया वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में बदला जा सकता है। ये लंबी कार्बन श्रृंखलाएं होती है जिससे, जबकि जंतु वसा में संतृप्त श्रृंखलाएं होती है। संकलन अभिक्रिया देखेंगे किस प्रकार होती है, C डबल बॉन्ड C R, R की जगह कोई समूह जोड़ सकते हो आप, समझ आ रहा है। एग्जाम्पल आप कमेंट में लिखोगे, निकेल उत्प्रेरक की यानी उपस्थिति में H2 जोड़ना है हाइड्रोजन, तो क्या होगा RC सिंगल बॉन्ड, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं।
तो फिर आपने पहले देखे अभिकारक में क्या डबल बॉन्ड है, जबकि उत्पाद में क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड। दो हाइड्रोजन ही जोड़ने हैं कुछ इस प्रकार। इसका एग्जाम्पल आप कमेंट में लिखोगे अगर आपको आता है तो। चौथी अभिक्रिया होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथी टाइप कौन सी होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक गुणों में पहला था दहन, दूसरा था ऑक्सीकरण, तीसरा था संकलन अभिक्रिया और चौथा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया प्रतिस्थापन। तो देखो चौथा टाइप कौन सा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन की थ्योरी देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिकृत होते हैं, अधिकांशतः अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देती है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लोरीन क्या करती है, एक एक करके हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन कर देती है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान ले लेते हैं। समीकरण देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, CH4 प्लस Cl2। तो क्या होगा, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी। सनलाइट की उपस्थिति में करवाने पर क्या होगा, CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl। अब इसके पश्चात कुछ एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का योग। तो ये इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहा जा सकता है। अब उसके बाद अब एथेनोइक, एथेनॉल तथा एथेनोइक के कुछ कार्बनिक यौगिक, यानी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। पहला है एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, तो देखेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में आपका ये चैप्टर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाए। इसके बाद केमिस्ट्री नहीं मिलेगी आपको देखने के। और चार, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या एक बार सारे पार्ट पढ़ा दिए जाएंगे तो हम केमिस्ट्री का अलग से आपको एक मेजर टेस्ट का पेपर भी देंगे और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको फायदा ही फायदा है। और इसमें कौन सा आपको नुकसान हो रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं। पहला है कार्बन, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, कार्बन यौगिक, कार्बन यौगिकों में पहला कौन सा है, एथेनॉल। एथेनॉल के गुणधर्म, एथेनॉल के गुणधर्म। पहले तो एथेनॉल का सूत्र देखो, CH3CH2OH, इसे क्या बोला जाता है, एथेनॉल। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल के गलनांक व क्वथनांक सामान्यतः कम होते हैं या निम्न होते हैं। सामान्यतः एल्कोहल, एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है और ये सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है, यानी शराब में ये इसका ही मिलावट की जाती है। इसके अतिरिक्त ये एक अच्छा विलायक भी है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक जैसी औषधियों में, औषधियों में, सॉरी औषधियों नहीं, औषधियों में क्या होता है, एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। आपने शराबी को दारू के फेक बनाते हुए देखा होगा, उसमें जल में मिलाया जाता है क्या, एथेनॉल। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि एल्कोहल पीना निंदनीय है लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। अब एथेनॉल की रिएक्शन या अभिक्रिया सोडियम के साथ, Na के साथ अभिक्रिया देखो, 2Na प्लस 2CH3CH2OH। अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा, एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, 2CH3CH2Na। ONA, ONA का मतलब H की जगह क्या है,
प्लस प्लस क्या आएगा H2 यानी हाइड्रोजन गैस। इसको क्या बोला जाता है? सोडियम एथोक्साइड। फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। अब उसके बाद बात कर लें एल्कोहल। सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथोक्साइड बनता है। अब दूसरी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 473 केल्विन ताप पर एथेनॉल की अधिक या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। अब निर्जलीकरण करवाएंगे किसका? एथेनॉल का। CH3 CH2 OH किसकी उपस्थिति में कराएंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होगी, एथीन बनेगा। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा निर्जलीकरण के रूप में काम करता है और जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। एथेनॉल से क्या करता है? जल को अलग कर देता है। अब एथेनोइक अम्ल पर बात कर ले। ये एथेनॉल हुआ। दूसरा क्या है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल पर बात कर लेते हैं। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COH। उसे क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल। दूसरा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक भी अम्ल या एसिटिक अम्ल भी कहा जा सकता है तथा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल में 3-4% विलायक को सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल के 3-4% को क्या कहते हैं? सिरका कहा जाता है। एवं इसे आचार में परिरक्षक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अतः शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसे इसीलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। समूह का विलक्षण भी अम्लीयता होता है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। अब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया है। पहला एस्टरीकरण। पहली अभिक्रिया कौन सी है? एस्टरीकरण इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एस्टरीकरण एस्टर मुख्य रूप से अम्ल व एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। एथेनोइक अम्ल की किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल बनाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। CH3COOH प्लस CH3CH2OH किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया कौन सी होगी? अभिकारक से उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उत्पाद से वापस अभिकारक भी बनाए जा सकते हैं। तो देखना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और फिर क्या आएगा? CH3। फिर H2 CH3COO यानी यहां से यहां तक लेना है, H को हटा देना है और क्या लेना है? यहां से OH को हटा देना है। तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये क्या है? एस्टर। इसे ही क्या बोला जाता है? एस्टर बोला जाएगा। उसके बाद दूसरी है सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने व स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर द्वारा जो एक क्षार है उन्हें अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं क्योंकि इसमें साबुन तैयार किए जा सकते हैं। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल या सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या होता है? दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। तो कुछ
दूसरी साबुनीकरण की अभिक्रिया भी देखेंगे। दूसरी कौन सी? साबुनीकरण की अभिक्रिया भी देख लेंगे इसी में। CH3 C डबल बॉन्ड C2H6 सॉरी C2H5 एस्टर था। एस्टर को क्षार की उपस्थिति में ये NaOH क्या है? क्षार है। तो क्या बनेगा? C2H5 और OH एथेनॉल प्लस दूसरा क्या बनेगा? CH3 सोडियम लवण बना CH3 C डबल बॉन्ड Na यानी C डबल Na। ये सोडियम लवण हुआ, इसे क्या सोडियम लवणों या पोटेशियम लवणों को हम क्या कहते हैं? ये अभिक्रिया कौन सी हुई? साबुनीकरण। साबुनीकरण। उसके आगे देखेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके सोडियम एथोनेट या सोडियम एसीटेट का निर्माण करते हैं। तो NaOH क्षार है, इससे एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवानी है। CH3COOH क्या बनेगा? CH3COONA जिसे क्या बोला जाता है? सोडियम एसीटेट या एथोनेट प्लस क्या बनेगा? दूसरा H2 जल का निर्माण होगा। अब है एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। अब कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया करवानी है। किस प्रकार करेगा? जो भी करेगा आपके सामने देख लेना। एथेनोइक अम्ल के 3-4% विलयन को क्या कहते हैं? सिरका कहा जाता है। अब है तीसरा कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल है कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करेगा। तो देख लेना अभिक्रिया किस प्रकार है। 2CH3COOH प्लस Na2CO3 ये तो हुआ कार्बोनेट और तो क्या बनेगा? 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2 ये तो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हुई। दूसरी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया तो देख लो CH3COOH प्लस NaOH या NaCO3 के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा? CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 कुछ इस प्रकार बनेगा। अब प्रयोग द्वारा एल्कोहल एवं कार्बोनिक अम्ल में अंतर आप लिख लेना। दूसरा है ऑक्सीकारक। किसे क्या है? ऑक्सीकारक क्या है? जो किसी दूसरे तत्व को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हुए अभिक्रिया में ऑक्सीजन देते हैं। अब है साबुन व अपमार्जक। क्या है? साबुन और अपमार्जक। अब हम लास्ट में पार्ट के लास्ट में पहुंच चुके हैं। साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। यह थ्योरी वाला पार्ट है, देख लेना किस प्रकार होता है। एक मिसाइल बनती है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। साबुन व अपमार्जक में साबुन कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। हेडिंग है लास्ट साबुन व अपमार्जक। अपमार्जक देखो तेली होते हैं। क्या होते हैं? तेली होते हैं। और आप जानते हैं कि तेल पानी में घुलनशील मेल क्या होता है? तेली होता है। और आप सभी जानते हो तेल पानी में घुलनशील होता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से परस्पर क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर। इससे पानी में इमल्सन बनता है और इस प्रकार साबुन का मिसेल मेल को बाहर निकालने के लिए या निकालने में मदद करता है।
हम कपड़े साफ हो जाते हैं, यानी हमारे कपड़े साफ होते हैं। किस प्रकार, देखो मिसेल बनती है वो बता रहा हूँ। मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है। मान लो ये कोई कपड़ा है, इसका आयनिक भाग Na+ तो इस तरफ होगा, Na+ और कार्बन श्रृंखला होगी तेलीय भाग की ओर। ये तो जल से जुड़ा होगा आयनिक सिरा तो, और बाकी तेलीय भाग से जुड़ा होगा। और इस प्रकार कुछ मेसेल का निर्माण होता है। ये कोई तेल की बूंद है, इसे क्या कहते हैं, तेल की बूंद। अब उसके आगे, क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है, अतः जल से शरीर धो लेने के बाद भी एक घुलनशील पदार्थ यानी स्कीम जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल से या कठोर जल की उपस्थिति में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से विक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग इस समस्या के निपटान के लिए। अगर मान लो कठोर जल है आपके, तो साबुन सही से कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए फिर किसकी खोज हुई, अपमार्जक की खोज हुई। इसकी अपमार्जक की। सामान्यतः अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं। ये साबुन तो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं, अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का अवशेषित भाग या अवशिष्ट भाग सिरा, जो जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ एक घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार हम कठोर जल से भी प्रभावी बने रहते हैं। अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू व कपड़े धोने के उत्पाद में बनाने में किया जाता है। क्या आप डिटर्जेंट का प्रयोग कर बता सकते हैं कि कोई पदार्थ कठोर है अथवा नहीं। हाँ, हम बता सकते हैं। अगर सॉरी, नहीं बता सकते। डिटर्जेंट डिटर्जेंट कठोर जल तथा मृदु जल दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए हम नहीं बता सकते। जबकि साबुन ओनली कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि मृदु जल के साथ ही अभिक्रिया करता है। अब पार्ट हो गया कंप्लीट। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज 10th क्लास सब्जेक्ट साइंस की केमिस्ट्री का पार्ट 4 पार्ट कंप्लीट करवा दिए। पहला पार्ट कौन सा था, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण है। दूसरा पार्ट कौन सा था, अम्ल और क्षार। तीसरा पार्ट कौन सा था, तीसरा पार्ट था धातु और अधातु। चौथा पार्ट था कार्बन और कार्बन के यौगिक। अब हम कल की क्लास में ऐसा भी सोच सकते हैं कि चारों केमिस्ट्री के पार्ट का रिवीजन एक साथ करवा दिया जाए एक ही क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को 10 लोगों को शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।